दोस्तों नमस्कार। नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया। असंगठित क्षेत्र में जुड़े इस देश के बहुसंख्य तबकों की नौकरी चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं बचे और उसके बाद जीएसटी ने व्यापारियों का बंटाधार किया। उसको संभालने की परिस्थिति में सत्ता कभी आ नहीं पाई। इस देश के भीतर जो भी निर्णय लिए गए और लाल किले के प्राचीर से ना जाने किस किस मौके पर क्या क्या कहा गया, जो ऐलान किया गया वो जमीन पर उतरा नहीं। यहां तक कि गांव गोद लेने तक का मामला इस देश की सियासत को अच्छा नहीं लगा। इस देश के भीतर में जो भी योजनाएं बनी वह राजनीतिक तौर पर ज्यादा थी, गवर्नेंस के तौर पर शून्य थी। और यह परिस्थिति पहली बार विपक्ष जिस तरीके से समूचे देश में उठा रहा है और कटघरे में देश के प्रधान सेवक को खड़ा करने से अब चूक नहीं रहा, तो यह सब कुछ यूं ही नहीं है या यह सब कुछ आसान नहीं है मौजूदा सत्ता को पचाने के लिए। बात तो प्रधानमंत्री की डिग्री तक भी आकर खड़ी हो चली है, मामला अदालत तक गया है और राजनीतिक तौर पर उस पर भी शोर हो चला है। वाकई डिग्री फर्जी तो नहीं, और डिग्री फर्जी नहीं तो फिर असली डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर इन बातों का ऐलान खुले तौर पर करने लगे और सियासत में अब उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने से विपक्ष चूक ना रहा हो, तो यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से फैसला दिया गया और उसके बाद की परिस्थितियों ने जिस तरीके से इस देश के विपक्ष को अंदर से झकझकोर दिया कि आप अगर डर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, मसला इतना भर भी नहीं है। इस देश के भीतर में एक परसेप्शन प्रधानमंत्री का है, एक परसेप्शन गृहमंत्री अमित शाह का है, एक परसेप्शन सत्ताधारी बीजेपी के एजेंडे का है, एक परसेप्शन इस देश में आरएसएस और बीजेपी के मिले जुले चेहरे का है। लेकिन ये तमाम परसेप्शन धीरे धीरे चुनावी जीत हासिल करने के बाद प्रधान सेवक के इर्द गिर्द सिमटते चले गए। और जब राहुल गांधी पर निर्णय लिया गया, उसके बाद विपक्ष अगर एकजुट नजर आ रहा है और विपक्ष के भीतर भी वही तेवर खड़े हो गए हैं जहां कल तक वह घबराता था, तो क्या राहुल गांधी को लेकर जो मैजिस्ट्रेट का फैसले के बाद जो संसद के कार्यालय के जरिए जो दस्तावेज निकले और उसके बाद सदस्यता रद्द कर दी गई, सरकारी मकान छीन लिया गया और राहुल गांधी या कांग्रेस ने कोई अपील अदालत में नहीं की है, यह मैसेज क्या समूचे विपक्ष को एकजुट कर रहा है, या देश के भीतर एक मैसेज जा चुका है कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। और यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें समूचा विपक्ष अपने अपने वोट बैंक को जो समेटे हुए है वो छत्रपों के तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि वोट बैंक उनका खिसक जाएगा अगर आज वो खड़े नहीं हुए। ममता बनर्जी की आवाज सुनिए, बीते 10 दिनों में आपको कुछ बदली हुई दिखाई देगी। तेजस्वी की आवाज सुनिए, उनके तेवर और तलखी इस दौर में बढ़ चुके हैं। केजरीवाल की आवाज को सुनिए, जिस तरीके से गरज रहे हैं उन सब के पीछे और जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिस तर्ज पर कर रहे हैं, वो सब कुछ मौजूदा सत्ता के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल सबब इसलिए है क्योंकि ये सारी बातें उस बयान के बाद भी हो रही है जिसमें प्रधान सेवक ने खुले तौर पर बीजेपी हेडक्वार्टर में कहा सारे चोर हैं और सारे चोर एक साथ आकर खड़े हो चले हैं। तो इस देश के भीतर में 2019 में भी जो वोट पड़े थे वह वोट 60% तो खिलाफ में ही थे। तो सवाल एक और यहां पर आ रहा है, अगर वाकई सभी चोर एक साथ हैं तो उनको जितने वोट इस देश में मिले, अगर उन वोट को जोड़ दिया जाए और इस देश में आमने सामने वाली परिस्थिति 2024 में खड़ी हो जाए, तो क्या चोरों की जीत इस लोकतंत्र में जो मैथमेटिक्स वोटों का है उसके आश्रय जीत जाएगी? और अगर जीत जाएगी तो क्या जीतने वाले को आप चोर नहीं कहेंगे, या फिर जीतने वाला मान लिया जाएगा कि दरअसल वही सिपाही है? मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा संकट यही हो चला है कि सत्ता में जो है वह खुद को जज मानते हैं, खुद को सिपाही मानते हैं, खुद को न्याय देने वाला मानते हैं और समूची गवर्नेंस
इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को रौंदते हुए चलती है और यह अब खुल्लम खुल्ला अगर दिखाई दे रहा है तो आज उसके चंद पन्नों को जरूर खोलने की कोशिश होगी। एक पन्ना तो इस बात से खुलता है कि राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे थे उस वक्त ध्यान दीजिए इस देश के लोगों के सामने जो मुश्किल हालात थे उन हालातों को समझने के लिए उनके बीच जाकर अपनी बात कहने और उन्हें ज्यादा सुनने के लिए वह पदयात्रा पर निकले थे। एक लिहाज से जनता सलीब पर थी और राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए उनके दर्द को सहला रहे थे। लेकिन वक्त किस रूप में बदल गया, कैसे बदल गया, यह इस दौर में अब समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कल जब कर्नाटक जाएंगे तो उस समय इस देश की सत्ता ने उन्हें सलीब पर टांग दिया है। तो क्या उनके दर्द को समझने और उनके साथ खड़ा होने के लिए कर्नाटक की जनता खड़ी हो जाएगी? क्योंकि वह ग्राउंड जीरो तो कोलार से शुरू होगा, उसी कोलार में जिसमें करप्शन का जिक्र हुआ है। अब दोबारा लौटिए विपक्ष के उस तेवर को लेकर जो तेवर राहुल गांधी के तेवर के साथ घुलते मिलते चले आ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं अडानी और मोदी में कोई अंतर नहीं लगता है। केजरीवाल कहते हैं दरअसल मोदी ही अडानी है। और उसके बाद चाहे वो एनसीपी हो या शिवसेना हो, वो तेजस्वी यादव हो या ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर राव ही क्यों ना हो, विपक्ष की फेरिस्त धीरे धीरे इस देश की इकोनॉमी और उस इकोनॉमी पे लगी सत्ता की सेंध और सत्ता की सेंध के जरिए सब कुछ हड़प लेने की चाहत इस पर सीधा चोट कर रही है और बार बार इस बात का जिक्र कर रही है। एक बार जांच तो कराइए, मैसेज क्या है? मैसेज दरअसल इस देश में राजनीतिक जमीन जिस परसेप्शन से बढ़ती है उस परसेप्शन को मोदी सत्ता ने 2014-15 में ही पकड़ लिया था और उसी परसेप्शन को बनाने के लिए समूचा मीडिया लग गया। मीडिया को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लिया गया। जो पैसे से माने वो पैसे से माना, जो डर से माने वो डर से माना, जो इन सब के बीच खौफ पैदा करते हुए उनके करप्शन और उनकी फाइल बनाने तक की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया उससे माने तो वह भी माने। और इसी प्रक्रिया में जब मीडिया उनके हिसाब से चलने लगा तो उसके बाद छत्रपों की घेराबंदी हुई और क्षेत्रीय मीडिया भी नतमस्तक अपने आप होते चला गया। यानी भारत की राजनीति में जो बुलबुला 2014-15 में रचा गया उसकी पराकाष्ठा 2024 में होनी है, लेकिन उसकी पराकाष्ठा संयोग से 2023 में ही नजर आने लगी। और जो फैसले हुए और उसमें भी संसद को लेकर फैसला करना, इस देश के भीतर पार्लियामेंट के भीतर हंगामा शोर और सत्ता की सियासत कैसे चलती है, यह किसान रिफॉर्म को लेकर जो जिक्र सत्ता करती है, प्रधान सेवक ने किया कि हम तो किसानों के रिफॉर्म की दिशा को लेकर 3 कानून लेकर आए थे। लेकिन ध्यान दीजिए वह 3 कानून को लेकर राज्यसभा में बहस नहीं हुई। वहां बैठे डिप्टी स्पीकर हरिवंश जो एक वक्त खुद पत्रकार रहे हुए हैं, चंद्रशेखर के करीब रहे हुए हैं, वह भी जनता दल यूनाइटेड से निकल कर आए और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार अपने तौर पर कहते हैं कि दरअसल विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए और उस जनता दल यूनाइटेड की सीट से जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं वह अभी भी बने हुए हैं। सियासत के इस खेल के भीतर हो सकता है नीतीश कुमार की एंट्री दिल्ली में इसीलिए ना हो पाई हो। लेकिन इस प्रक्रिया ने 3-4 बड़े सवालों को इस देश के सामने खड़ा कर दिया है। पहला सवाल तो यही है, क्या इस देश की जनता के भीतर का जो वोटर है कल तक जिस धारा में बह रहा था अब उस धारा से इतर वह सोचने लगा है? उस धारा में 3 तबके पर आपको ध्यान देना होगा। पहला तबका मुस्लिम है। मुस्लिम बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा, बीजेपी मुस्लिम को पनाह देती नहीं है। दूसरा तबका इस देश का मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के ऊपर जितना बोझ इस दौर में बांधा गया, और देखिए इस दौर में चर्चा तो 8th पे कमीशन की होनी चाहिए थी, पुराने पेंशन को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, महंगाई या कहें रेपो रेट जिस लिहाज से बढ़ा और ईएमआई कॉस्टली होती चली गई उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उन्हें खारिज कर दिया। यानी इस देश के भीतर सिविल सोसाइटी का खत्म होना, इस देश के भीतर में मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास या
गरीबों की तादाद और उसकी कतार में लाकर खड़ा कर देना, ऐसी परिस्थिति बनी तो मुस्लिम, मिडिल क्लास और तीसरी परिस्थिति है इस देश के अपर कास्ट के भीतर। बीजेपी अपने तौर पर अपर कास्ट के रूप में खुद को दिखाती है, आरएसएस भी खूब ढोल पीटता है, लेकिन बीजेपी की समूची राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द और सोशल इंजीनियरिंग का जो ताना बाना उसने बुना उसको समेटे हुए है। और इसी प्रक्रिया में अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं मंडल और कमंडल का जो युद्ध था, 1989 का हम जिक्र कर रहे हैं, जब वीपी सिंह की सरकार थी और मंडल लागू किया गया था, उस वक्त कमंडल के आश्रय बीजेपी चली थी। आज की तारीख में वो हाथों में कमंडल लेती है, जुमा पर मंडल लेती है। इस सियासत में विपक्ष में वह सेंध लगाने की दिशा में आ गई, लेकिन क्या उसकी पराकाष्ठा 2022 में पूरी हो चली है? क्योंकि पहली बार उस इकोनॉमी ने, जो ये इकोनॉमी चौथे पिलर के तौर पर है, मुस्लिम, मिडिल क्लास और उसके बाद मंडल यानी ओबीसी, और चौथा हिस्सा उस पूंजी का है जिस पूंजी के आश्रय खेल कॉरपोरेट को लुभाते हुए और साथ जोड़ते हुए सत्ताधारी बीजेपी ने इस दौर में सब कुछ पाया है। लेकिन फिर वही सवाल विपक्ष इससे पहले यह सवाल कर नहीं रहा था। ध्यान दीजिए, इस दौर में विपक्ष ईवीएम का जिक्र नहीं कर रहा है, वह उस नब्ज को पकड़ रहा है जिस नब्ज का ताना बाना बीते 9 बरस में मोदी सत्ता ने इस देश के भीतर अपने प्रचार प्रसार के जरिए रचा है। और वो प्रचार प्रसार हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसे सॉफ्ट एस्पेक्ट में निकल कर आता है जो कि शॉक एब्जर्वर का काम इस देश की राजनीति के भीतर करता है। और यह किसी को पता नहीं चलता है कि इस देश में जीत कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश की तमाम नीतियां अपने तौर पर आम आदमी को हैरान और परेशान किए हुए है। तो क्या आंदोलन इस देश की ताकत के तौर पर खत्म हो गए? कोई भी कहेगा आर्थिक पक्ष इस दौर में मजबूत हुआ, लेकिन नीतियों के आश्रय जब देखिएगा तो आर्थिक पक्ष अगर इस दौर में आम लोगों से हट चुका है और हर समाज के भीतर जो आरएसएस से जुड़ा है, जो बीजेपी से जुड़ा है, जो सत्ता के करीब है, उसके पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन बाकियों के पास वह कुछ भी नहीं जा पा रहा है, तो मुश्किल हालात उस करप्शन को पैदा कर चुके हैं जो करप्शन सिस्टम में तब्दील हो गया। यह आवाज भी पहली बार आपको विपक्ष के मूड से अलग अलग रैलियों में सुनाई देगी। यानी मोदी सरकार करप्ट है कोई पहले कहता नहीं था, अब आवाज सुनाई देने लगी है। मोदी सरकार कॉरपोरेट की रक्षक है और उसमें मित्रों को लेकर ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी को ही इसी रूप में निर्धारित किया है जहां कॉरपोरेट का हित सदे पहले कम बोला जाता था, अब खुलकर बोलने की स्थिति में इस देश का विपक्ष आ चुका है। राजनीतिक और सियासी तौर पर क्या इसके इस समझ को मान लिया जाए कि दरअसल जिस राजनीतिक जमीन पर मोदी खड़े थे वह कहीं ढहढहा तो नहीं रही है, और उस राजनीतिक जमीन के ढहढहाने का जो नया नया प्रयोग है अब सिवाय इसके नहीं बच पा रहा है कि आज उन्होंने भोपाल पहुंच के 11वीं वंदे भारत को झंडी दिखा दी, या लगातार इस बरस 8 बार कर्नाटक की यात्रा कर आए। बीते 7 महीनों में मध्य प्रदेश को लेकर भी उनकी यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या इस देश की गवर्नेंस उस राजनीति को ही देख रही थी जो चुनावी जीत के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी को बहुत शानदार तरीके से जश्न में तब्दील करती थी? हो सकता है, लेकिन सवाल है ये हो सकता है वाला आलम पहले था जब विपक्ष के भीतर की जुबान बंद थी। ईडी दरवाजे पर, सीबीआई दस्तक दे रही है, आईटी के अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। इसलिए ध्यान अगर आप दीजिएगा तो किस रूप में इस देश की समूची परिस्थितियों को कॉरपोरेट के अनुकूल इन एजेंसियों के जरिए कैसे किया गया, यह भी पहली बार खुले तौर पर प्रधान सेवक को कटघरे में खड़ा करने से कोई कतरा नहीं रहा है। जीवीके, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का छापा पड़ता है और वो हवाई अड्डा शिफ्ट अडानीज के पास। कृष्णपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश का, कैसे उनके यहां छापा पड़ता है, उसके बाद वह पोर्ट भी एक झटके में अडानीज का। कैसे इस देश के भीतर में एसीसी और
सीमेंट की जो दूसरी इंडस्ट्री थी, दोनों को कैसे लिया गया, अंबुजा और एसीसी को, उनके यहां किसने छापा मारा, तमाम दस्तावेज है। यहां तक कि मीडिया के दायरे में भी आकर खड़े हो जाइएगा तो क्विंट में छापा पड़ना, क्विंट का अडानीज के पास जाना, एनडीटीवी पर छापा पड़ना, एनडीटीवी का वहां चले जाना अडानीज के पास। यह एक ऐसा सिस्टम इस देश में चल रहा था जिस पर विपक्ष चुप्पी साधे हुए था। लेकिन राहुल गांधी जब खड़े हुए, और राहुल गांधी इस रूप में खड़े हुए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और माफी मांगने की एवज में नहीं मांग रहा हूं तो कुछ भी कहूंगा तो पार्लियामेंट में कहूंगा, और इस देश के भीतर अगर पार्लियामेंट में ही बोलने की इजाजत नहीं है, तब तो सवाल लोकतंत्र का है और लोकतंत्र कटघरे में है। यह सवाल इससे पहले विपक्ष नहीं बोलता था, कांग्रेस और राहुल गांधी जरूर कहते थे। लेकिन इस तेवर ने, यह तेवर कह सकते हैं दोनों तरफ से उभरा होगा। राहुल गांधी खड़े हुए तो सत्ता भी पाठ पढ़ाने की दिशा में आ गई, लेकिन उसका पाठ पढ़ाना दरअसल उसके पास सत्ता है उस ताकत का प्रतीक था। उसके पीछे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। या रूल ऑफ लॉ को कटघरे में खड़ा करने की स्थिति में कांग्रेस खुले तौर पर आकर खड़ी हो गई और बताने लगी कि कैसे जज मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया, उस अदालत में ये कैसे मामला खुला, कैसे खोला गया, कैसे पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने जो कहा उसको कहने से सत्ता कैसे आहत हो गई। तो वह तमाम मुद्दों की पोटली धीरे धीरे खुलती चली जा रही है। और सवाल 2024 को लेकर यह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर समूचा विपक्ष सामने खड़ा होगा। ध्यान दीजिए और इस पैटर्न को समझिए। अगर करप्शन का मुद्दा मोदी सत्ता से जुड़ रहा है, अगर इस देश की ब्लैक मनी का मुद्दा मोदी सत्ता से जुड़ रहा है, अगर दुनिया भर में जो डील हो रही है राफेल से लेकर और बाकी माइंस को लेकर, हथियारों के समझौतों को लेकर, पोर्ट्स को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर, उसके पीछे अगर मोदी सत्ता कहीं कटघरे में है और इन सवालों के दायरे में इस देश के भीतर जो इकोनॉमिक तरीके से कॉरपोरेट के हित में जो भी फैसले लिए गए और उससे जो परेशानी मुश्किल लोगों के साथ हुई, यहां तक कि कोर सेक्टर भी अभी भी उस रास्ते नहीं आ पाया है जिस रास्ते उसे होना चाहिए। और उसके बाद नए नए उपाय, चाहे रुपए में एक्सपोर्ट कीजिए, चाहे न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाइए, चाहे एजुकेशन सिस्टम खत्म करके इस देश में न्यू एजुकेशन सिस्टम लाने का ऐलान कर दीजिए। पटरी पर चीजें नहीं आ रही हैं और ये मुद्दे अगर उफान पर हैं तो सवाल सिर्फ मोदी का नहीं है, सवाल सिर्फ प्रधान सेवक का नहीं है, सवाल उस गवर्नेंस का है कि उसका ताना बाना बीते 9 बरस में कैसे बनाया गया कि तेल पर सबसे ज्यादा वसूली सरकार करती रही एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, और उसके बावजूद भी इस देश की जनता के भीतर कोई उफ तक नहीं हुई, क्योंकि मुद्दा और सरोकार विपक्ष के जनता से जुड़ रही रहे थे। और जनता अगर अपने तौर पर धीरे धीरे खड़ी हो रही है, उसकी एक बेहतरीन निशानदेही आपको पश्चिम बंगाल से मिल सकती है। पश्चिम बंगाल और शायद उपचुनाव के मद्देनजर दूसरे राज्य भी आप देख सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी बहुत तेवर के साथ खड़ी हुई बीजेपी के खिलाफ, प्रधान सेवक मोदी के खिलाफ, और माना यही गया कि वो चैलेंज कर सकती है। लेकिन सागरडीही असेंबली बाई इलेक्शन जो उनकी अपनी जमीन थी, वहां पर लेफ्ट सपोर्टेड कांग्रेस कैंडिडेट वायरन विश्वास जब जीते, उसके बाद भी लगा अब इसको हिस्से में लाया जा सकता है। लेकिन हफ्ते भर पहले ही जब हल्दिया डॉक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुआ, यह बहुत छोटा सा राजनीतिक प्रयोग है। इस राजनीतिक प्रयोग की अहमियत समझिए कि सत्ता की गुंडागर्दी बंगाल में कैसे चलती है, इसको बाखूबी बीजेपी खूब बताती है, शुभेंदु अधिकारी भी बताते हैं और लोगों ने देखा भी है। पहले सीपीएम की सत्ता, अब टीएमसी की सत्ता, लेकिन इसकी गुंडागर्दी और 13 साल से जिस सत्ता पर काबिज, जहां पर हर 2 बरस में चुनाव होते हैं, उस जगह पर हल्दिया डॉक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी में सारी की सारी सीटें कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ने जीत ली, जबकि टीएमसी की ट्रेड यूनियन आईएनटीटीयूसी वह भी थी और भारतीय मजदूर संघ बीजेपी की तरफ से भी था, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। यह एक राजनीतिक बिंब है जो बता रहा है कि इस देश की जमीन के पीछे बीते 9 बरस की राजनीति ने जो भी कारपेट बताई थी, उस कारपेट में अब जमीन के लोग
छेद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप रेड कारपेट से मत ढकिए, क्योंकि रेड कारपेट आपके लिए हो सकता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का प्रतीक हो, किसान सम्मान निधि का प्रतीक हो, या जो भी योजनाएं की और होते होते 5 किलो फ्री अनाज पर जो आकर टिक गए, इससे पेट भरेगा, लेकिन जिस जिंदगी को परिवार को जीना है, आने वाली पीढ़ी को जीना है और भारत को जो प्रोग्रेस करनी थी, वह चीजें तो गायब हो गई। यानी एक ऐसी परिस्थिति राहुल गांधी को लेकर इस देश के भीतर सियासी तौर पर पैदा हो गई जिसने समूचे विपक्ष को चेता दिया, खामोश रहोगे तो कुचल दिए जाओगे, बोलोगे तो लड़ते हुए दिखाई दोगे। या फिर उनके अपने वोटरों ने चेता दिया कि दरअसल हम तो अब चूज करेंगे किसे हराना है, हमें पता है कि इस देश की राजनीति में जितना पैसा, जितनी पूंजी आ गई है, उसमें विपक्ष बीजेपी के सामने खड़ा हो नहीं सकता है। तो जनता ही धीरे धीरे खड़ी हो रही है और जनता का मैसेज और उसके भीतर का परसेप्शन अब जिस तरीके से तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज और इनके नेता के भीतर भर रहा है, यह मैसेज बहुत साफ है कि एक जमीन पर हरकत बहुत साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। और इन सब के बावजूद भी बीजेपी अपने 56 इंच को घटाने बढ़ाने से कैसे बाज आएगी। तो जो सूरत में हुआ उसके ठीक समानांतर सुशील मोदी पटना के कोर्ट में चले गए और बार बार माइक पर आकर बोलने लगे, देखिए ये मानहानि का मामला, उन्हें पटना भी आकर जवाब देना पड़ेगा। एक कदम आरएसएस के एक कार्यकर्ता और बढ़े। यह कुरुक्षेत्र में जब राहुल गांधी ने 21वीं सदी के कौरव का जिक्र किया था और कहा था कि आज के कौरव खाकी पैंट पहनते हैं, तो इस पर आरएसएस के कार्यकर्ता कमल भदौरिया जो हरिद्वार के हैं, उन्होंने भी वहां दरवाजा खटखटा दिया और कहा कि दरअसल यह मानहानि का मामला है। तो राजनीतिक तौर पर कदम पीछे बीजेपी कैसे ले या उनका एजेंडा पीछे कैसे जाए, और दूसरी तरफ विपक्ष भी अब जिस लिहाज से खड़ा हो गया है और राहुल गांधी जिस तेवर के साथ अब कर्नाटक के चुनाव प्रचार में उसका असर देखना चाहते हैं, यह घटनाक्रम अगर राहुल गांधी को जेल तक ले गया तो कल्पना कीजिए कि जेल के बाद जब वो पदयात्रा इस देश में निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही अदालत में जाएंगे वह जेल खत्म हो जाएगी, तो पदयात्रा जब उसके बाद निकलेगी तो क्या यह स्थिति आपको वाकई फिर से इमरजेंसी और जेपी की याद तो नहीं दिला रही है? बड़ी दूर की गोटी है, लेकिन यह देश हमेशा आंदोलन को खोजता है, एक नेता को खोजता है। एक नेता उसने खोजा था 2014 में, लेकिन अब वो बुलबुला 2013 में घटाटोप हो चला है। नई परिस्थितियां वाकई क्या पनप रही है, और यह तेवर सत्ता के लिए, सत्ता के डगमगाती हुई परिस्थिति के बीच सत्ता को ही लाकर खड़ा तो नहीं कर चुके हैं। प्रधान सेवक की चिंता इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।